बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ, प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन हेल्थ अफेयर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एक इंतहाई अहम मेहमान से आपको मिलाने जा रहे हैं जो हमें गर्दन की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर शहजाद हैं जिन्होंने एमफिल किया हुआ है फिज़ियोथेरेपी में और डॉक्टरेट ऑफ फिज़ियोथेरेपी भी इन्होंने किया है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और ये वहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं और इधर तारिक हॉस्पिटल में ये प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज हमें ये मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जो कि गर्दन से रिलेटेड है कि उसमें आपने पोस्चर कैसे रखनी है, कैसे बचना कैसे है, तो ये सारी बीमारियों के बारे में तफसील से बताएंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने का, और लोगों को अपनी राय से भी आगाह करूँगा और थोड़ा सा इसमें हम जितना मैक्सिमम दे सके लोगों के अवेयरनेस ताकि इसमें बचा जा सके। ठीक है। अच्छा, गर्दन की दर्द जो है इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। गर्दन को हम मेडिकल टर्म में ना सर्वाइकल रीजन कहते हैं। ठीक है ना। इसमें बेशुमार वजूहात है जिसको हम आम ज़िंदगी में ना ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं करते और थोड़ा सा एंगल ख़राब करके अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं। जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें लेटने का जो स्टाइल है वो सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि हम लोग एक तकिए की बजाय 2 या 3 तकिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो जो गर्दन है हमारी फ्लेक्शन में चली जाती है और आगे की तरफ झुक जाती है। अब झुकने से क्या होता है कि वो बार बार कंसिस्टेंट हम उसी आदत को चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो गर्दन फ्लेक्शन में गई तो उसकी टोटल मोरों की पट्ठों की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। जिस तरह गाड़ी की अलाइनमेंट ख़राब हो तो गाड़ी इधर जा रही है इधर जा रही है, इसी तरीके से। अच्छा, सेकेंडली उसमें ये होता है कि जब हम गर्दन को झुका के उसकी अलाइनमेंट तो ख़राब कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर उसके अंदर हमारी नर्व्स, उसमें मसल्स है, उसमें डिस्क है और बेशुमार चीज़ें जो अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है, वो सारी का हम ना कंप्रेशन में आ जाती है, दबाव में आ जाती है, जिसकी वजह से बेशुमार मसले हो जाते हैं, जिसको डायग्नोज करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसकी टाइप्स इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये मस्कुलर भी हो सकती है, ये वर्टिब्रल भी हो सकती है यानी मोरो का भी हो सकता है, ये डिस्कोजेनिक भी हो सकता है, ये न्यूरोपैथिक नर्व का भी हो सकता है। फिर मोस्टली ये डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में जब डिहाइड्रेशन होती है तो उससे मसल्स पे पानी की कमी उससे हो सकता है। डायबिटीज़ में हो सकता है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हाई है या लो है उसमें भी नेक में खिंचाव हो सकता है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ऊंचा तकिया नहीं है। अगर आपकी एक हैबिट है कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या कोई और दूसरी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा गर्दन को ऐसे झुका के रखते हैं, झुका के नीचे। हालांकि अगर हम उसका थोड़ा सा एंगल सीधा रख लें और नेक को अपने एंगल पे अप कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई हमें ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ेगा। नेक को स्ट्रेट रखें। ठीक है, ना फ्लेक्शन में जाए ना हाइपर एक्सटेंशन में जाए। आप मिड का एक अपनी हैबिट बना लें। सिर्फ ये इसको कहते हैं पोस्चरल प्रॉब्लम। पोस्चर है, पोजीशन ऑफ बॉडी आपकी ख़राब है जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। सिर्फ पोजीशन ऑफ बॉडी को ठीक करने से हमारे बेशुमार प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो टाइप्स में आ जाएगा, अगर तो मस्कुलर है वो तो हम बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब मस्कुलर कंसिस्टेंट चलेगी, कंटिन्यूसली चलेगी तो वो फिर वर्टिब्रल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें मोरों में मसला हो जाता है। अब मोरों को अब ज़्यादा बिगड़ेगा तो नर्व को पिंच करना शुरू कर देगा। नर्व से मुराद हमारा ये होता है कि जो असाबी निज़ाम है, नर्वस सिस्टम, ना कि ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन एक अलग चीज़ है। ठीक है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये वो चीज़ है कि ये कई बीमारियों की माँ है जो कि बीमारियों को जन्म देती है। सही। अच्छा, इसमें जो हम स्पेशल ख़ास आजकल पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं उसमें वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। ठीक है। अच्छा, पेशेंट को पता नहीं होता चक्कर आ रहे हैं, अब वो कह रहा है जी चक्कर तो दिमाग से आ रहे हैं। सोचने की बात है, दिमाग की दवाइयाँ चलती रहती हैं, उसको एंगल का पता नहीं होता। हालांकि उसने फ्लेक्शन में डबल ट्रिपल तकिया रख के अपनी गर्दन को फ्लेक्शन में किया होता है और दिमाग की जो इनर्वेशन है वो कम हो चुकी होती है। जो खून की नालियां दिमाग को जा रही है उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, नर्वस सिस्टम में प्रेशर आएगा। जी, तो वो प्रेशर भी कम होता जाएगा और ऑक्सीजन उसको हाइपोक्सिया टाइप हो जाएगा। ठीक है। जब नालियां किंग करेंगी जी, उसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई कम होगी और ऑक्सीजन ब्रेन को कम मिलेगी तो वो चक्कर की शक्ल तैयार कर लेगा। और वो होता कहाँ से? वो हमारे नेक के रीजन से, जिसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं। अच्छा, सेकेंडली इसमें जो सबसे अहम चीज़ आजकल हमें ज़्यादा देखने में नजर आ रही है कि इसकी जो
अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, नेक से हमारे अल्लाह ताला ने ना एक नाड़ों का सिस्टम, ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं उसको, जिसको नाड़ों का गुच्छा कह सकते हैं, वो यहाँ पे रखा होता है। जैसे आप समझ लें कि पूरा हमारा नर्वस सिस्टम हेड ऑफिस यही है, ठीक है। यहाँ से नर्वस सिस्टम का सप्लाई कुछ बाजू में जाती है, कुछ चेस्ट में जाती है, कुछ सर में जाती है। अब सर का सिस्टम तो हमने डिस्कस किया कि इसमें चक्कर आना शुरू हो जाता है। सेकंड, इसमें एक और चीज़ जो सबसे अहम चल रही है वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं उसको, मतलब सर की दर्द चल रही है, सर की दवाइयाँ खा रहे हैं, सर की सीटी स्कैन करवा लिया, MRI करवा लिया, कुछ भी नहीं आ रहा उसमें। और लोग बस का समझ होते हैं ये ब्लड प्रेशर की वजह से है, या कोई सर में खुदा न खास्ता कोई खुदा न खास्ता कोई चीज़ तो नहीं निकल आई, तो सीटी स्कैन और MRI तक हो जाता है और एंड पे कहते हैं जी ये मस्कुलर पेन है, आप नेक वाले को, फिजियो को, किसी को चेक करवाएं, ठीक है। अच्छा, सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो गया, वर्टिगो। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है इसमें, वो चेस्ट पे पेन आती है। अच्छा, जब चेस्ट पे पेन आई, सबसे पहले लोगों को हार्ट की तरफ जाता है, स्पेशली अगर लेफ्ट पे है, राइट पे तो थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन लेफ्ट पे तो बिल्कुल नहीं करते। तो सबसे पहले वो ECG की तरफ चले जाते हैं, फिर बाज़ औक़ात इको की तरफ जाते हैं। जब वो बार बार होता है तो बाज़ डॉक्टर तो उसको एंजियो तक ले जाते हैं, लेकिन एंड पे कहते हैं ये तो मस्कुलर प्रॉब्लम है। और मस्कुलर वो न्यूरोपैथिक टाइप होती है कि नर्व ऊपर से पिंच होती है, चेस्ट को सप्लाई नहीं आ रही, वही हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस, वही नाड़ों का गुच्छा, उसमें से कुछ हिस्सा इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि जो दिल की बीमारियां हैं उनमें भी चेस्ट पेन है, जो मैदे की बीमारियां उनमें भी चेस्ट पेन है, और ये जो गर्दन की डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसमें भी चेस्ट पेन है। अच्छा, अगर 40 साल से आपकी उम्र ऊपर है और आपको चेस्ट में पेन है, तो एक ECG हो जाना ज़्यादा क्या होगा, वो नॉर्मल निकल आएगी। तो आप कम से कम ये जो मौजूदा दर्द है वो दिल की नहीं है, और उसके बाद हम वो सर्वाइकल की तरफ आ जाते हैं और फौरी तौर पे आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो आ जाती है वो हमारे बाजू का ना, पेशेंट को बाजू में पेन जा रही होती है, पूरे बाजू में। अच्छा, नेक पे पेन बिल्कुल नहीं होती, पेशेंट समझ रहा होता है कि मेरे बाजू में पेन है या कोई नाड़ खिंच गई या पट्टा, हालांकि वो ऊपर से पिंचिंग हुई होती है। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो है लोगों की क्लियर कर दे कि लोग समझते हैं कि जो मोरों की दर्द है या दर्द है तो वो दरमियान में होनी चाहिए, वो बाज़ औक़ात ये जो लंबर मोरे है जो वो दर्द होगी तो हो सकता है आपकी टांग में जा रही हो, तो कहेंगे ये कैसे मोरों की दर्द है, या बाजू में आ रही है तो वो कहेंगे जी दर्द हमारे यहाँ हो रही है, मोरे यहाँ पे है। जी बिल्कुल, तो वो नर्व्स रेडिएट कर रही होती है जिनकी वजह से। अच्छा, इसमें मैं एक और बात भी क्लियर कर लेता हूँ कि बाज़ का जो पेशेंट को जब हम बताते हैं ना कि आपको मोरों की दर्द है, गर्दन के मोरों की, कमर के मोरों की टांगों में जाएगी, गर्दन के मोरों की बाजू में आती है, उसमें हाथ सुन भी हो सकता है, हाथों में जलन भी हो सकती है, बाजू में पेन भी हो सकती है। तो पेशेंट आता है जी कि मेरे बाजू में पेन है और आप हमारी नेक की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कैसे ये पॉसिबल है ठीक हो जाए। अच्छा, मैं छोटी सी एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आप ये देखें कि जब आपको हेडेक होती है, सर में दर्द होती है, तो आप पैनाडोल लेते हैं, तो पैनाडोल जाती कहाँ है, वो तो मैदे में जाती, पेट में, तो सर में दर्द कैसे ठीक होगी। तो ये एक मेडिकल का सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है इंसानी जिस्म के अंदर कि हमारा जो मोरों की दर्द है ना, उससे नर्वस सिस्टम, वही नाड़ों का गुच्छा जिसको ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं, वही नाड़े हमारे बाजू में, उनमें से कोई भी एक पिंच कर गई। यहाँ पे 3 किस्म की नाड़े हैं जो अलग-अलग हाथ के हिस्सों को सप्लाई कर रही होती है। जिस नाड़ में कंप्रेशन आ गया, पिंच हो गई, दब गई, उस साइड का एरिया अगर ज़्यादा दब गई तो सुन भी हो सकता है, अगर कम दबी है तो उसमें पेन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चेस्ट में सर्वाइकल के जो है ना मेन प्रॉब्लम है। बाकी जो नेक पेन है वो मस्कुलर भी हो सकती है और डिस्कोजेनिक भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर किसी को ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो इसकी ट्रीटमेंट्स क्या क्या है और प्रिकॉशन क्या है, वो क्या प्रिकॉशन करें और क्या ट्रीटमेंट क्या? ठीक है, सबसे पहले तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो प्रिवेंशन होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रिवेंशन में एक तो आप कंसिस्टेंट एक जगह पे, मतलब सोफे के ऊपर लेट के आप टीवी देख रहे हैं, नेक के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, लैपटॉप पे लगे हैं 4, 6, 8 घंटे लगे हुए हैं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल, ठीक है ना। मोबाइल का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो गया, फिजिकल एक्टिविटी उतनी कम हो गई है, ठीक है। उसमें यह है कि जब हम चलेंगे, वॉक करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर तक आएगी, नर्वस सिस्टम चलेगा, ये तो प्रिकॉशंस में आ जाता है। फिर ऊंचा तकिया लोग लेने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं जी, गर्दन हम ऊँचा रखते हैं। कुछ लोग तो हैबिचुअल होते हैं, वो कहते हैं जी तकिया हमने ऊँचा रखना है, हमारी मजबूरी। अच्छा,
सेकेंडली ये होता है कि बाज़ लोगों को गट की बीमारी होती है, जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, वो लेटते हैं तो वो मैदे का कहते हैं कि हमें तेजाबियत ऊपर आती है और हमें, और उसमें भी वर्टिगो, चक्कर आने का खतरा होता है, या गुबार से उनको घबराहट शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे कार्डिक पेशेंट, वो कहता है जी मैं सर नीचे नहीं रख सकता। तो इन लोगों के लिए मैं एक चीज़ हमेशा रिकमेंड शुरू से करता हूँ कि आपका जो बेड है ना, उसके जो हेड साइड पे 2 आपके पाए हैं, उनके नीचे एक एक आप सिर्फ 4 to 5 इंच की एक एक ईंट रख दे, ताकि आपका हेड साइड ऊंचा हो जाए और आपको डबल तकिया ना लेना पड़े। अगर डबल तकिया लेंगे तो आपकी नेक फ्लेक्शन में जाएगी, अगर आप तकिए को स्लाइडिंग में ले जाएंगे तो आपकी नेक फ्लेक्शन में नहीं जाएगी, और आपका गट का या आपका चेस्ट का या सांस का इशू है, कोई कार्डिक इशू है, वो भी हल हो जाएगा, प्लस अब नेक के प्रॉब्लम में भी बचे रहेंगे। ठीक है, तो बेड नीचे से ऊंचा कर ले, खाली गर्दन को ना, गर्दन को फ्लेक्शन में ना लेके जाएं। ठीक हो गया। दूसरा, जब आप स्टडी कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको इस एंगल में रखें कि आपको नेक झुकाना ना पड़े। ठीक है। तीसरे नंबर पे इसकी ट्रीटमेंट में आ जाए तो मेडिकेशन तो माशाल्लाह आपसे बहुत अच्छी से अच्छी लिखते हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती है कि जो मेडिसिन के ट्रीट बाद हमें कुछ ना फिजिकल थेरेपी के ज़रिए करना पड़ती है। उसमें हमारे पास कुछ मोडेलिटीज़ भी हैं, जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी है, लेज़र थेरेपी है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, ट्रांसकुटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेटर है, सिंपल स्टिमुलेटर है। इन सब को इस्तेमाल करते हैं। बाजू का नेक की ट्रैक्शन देनी पड़ती है, मतलब उसको थोड़ा सा हम ऊपर को करके तो उसमें गैप दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो नर्व पे भी रिलीज आ जाता है, मसल्स पे भी रिलीज आ जाता है, और आर्टरीज वेन्स पे भी रिलीज आ जाता है, जिससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करूँगा जी, कि जो लोग बाजू का सिर्फ मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो आपने फर्श पे हाथ रखा जी, और उसके ऊपर कोई हैवी वेट आ गया, आप कहते हैं शदीद दर्द हो रही है, और आप दर्द की कोई गोली खा लेते हैं। आप जब तक गोली का असर रहेगा आपको कुछ अफाका होगा, जब तक वो ऊपर से वो वेट हटेगा नहीं तब तक आपकी वो दर्द रिलीव नहीं हो सकती। हाँ जी, इसमें भी एक चीज़ मैं थोड़ा सा अपना पेशेंट्स के साथ भी डिस्कस करता रहता हूँ कि हम लोग जब वो किसी को पेन होती है ना, तो पेन किलर ले लेते हैं, पेन किलर लेके वो पेन को सुला देते हैं, ना कि पेन को ख़त्म करते हैं। अच्छा, मेरी फील्ड में जो फिजियो में फील्ड है हमारा, इसमें हम कोशिश करते हैं कि पेन को ना छेड़े, पेन की रीज़न को पकड़े। जब पेन की हम रीज़न को ख़त्म करेंगे तो पेन रहेगी नहीं, मुश्किल। ठीक है ना। पेन किलर लें आप 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे तो निकल जाएंगे, लेकिन वो दोबारा, क्योंकि रीज़न वही की वही, कंप्रेशन वही का वही, नर्व का कंप्रेशन हो, मसल का कंप्रेशन हो, वर्टिब्रल कंप्रेशन हो, डिस्कोजेनिक हो, या कोई भी एनीवन हो, वो वहीं का वहीं है। तो वो फिर पेशेंट आते जी 3 माह से दवाई ले रहे हैं, 4 माह से दवाई ले रहे हैं, तो इसका कोई मुस्तकिल हल हो। अच्छा, कई पेशेंट तो ऐसे भी आते हैं जो 2-2 साल से चल रहे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें फिर बाज़ औक़ात पेशेंट हमें आके कहते हैं जी कि जैसे हम ट्रैक्शन दे के, हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है जिसमें मेटलैंड है, मूलीगन है, सीरियक्स है। सीरियक्स तो इतनी अच्छी टेक्निक आ गई है कि उसको हम लोग कहते हैं कि ये मैजिक है, जिसमें हम लोग को खोलते हैं, आवाज़ें भी आती है आजकल, जैसे वो कायरोप्रैक्टर थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक टेक्निक है, इसको सीरियक्स टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है, जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी वैलिड काउंट होती है। फिर एक कार्टन बाउंड, ये टेक्निक्स लगा के अगर आप 1 से 2 मिनट देते हैं तो उसमें उसका कंप्रेशन भी दूर हो जाता है। फिर मोरों के अंदर, डॉक्टर साहब आपको पता है कि हमारे एक ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है जी। वो 2 मोरों की जो साइडों पे ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, उससे हमारे फेसेट जॉइंट बनता है। अच्छा, मोस्टली लोग जो कंसिस्टेंट गर्दन को झुका के रखें, ऊंचा तकिया लें, तो उसमें वो फेसेट जॉइंट लॉक हो जाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकता। जब हम मूव करते हैं तो पेशेंट कहता है जी रात को मैं अच्छा वाला सोया, सुबह उठा तो मेरी गर्दन अकड़ी हुई है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसमें वो फेसेट जॉइंट में अब वो पेन किलर क्या करेगी, पेन किलर उनकी पेन जो कंप्रेशन की वजह से फेसेट जॉइंट के, वो पेन आपकी कम कर देगी। मसल रिलैक्सेंट देंगे 2, 4, 6 दिन अगर हम वो उसी फेसेट जॉइंट को विद इन 1 मिनट हम उसको रिलीज करके उसको चला दें, तो वो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब आपने मैजिक किया है। हालांकि वो मैजिक नहीं, वो भी हमारी एक मेडिकल की टेक्निक है। असल में होता ये है कि सिर्फ जो मेडिसिन लोग ले रहे होते हैं, पेन किलर साल से जी, वो 2 काम खराब कर रहे होते हैं। वो अपनी दर्द को तो सुला रहे होते हैं, लेकिन उनका मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा जी, और उनके गुर्दे खराब हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी पेन किलर्स हैं जी, वो गुर्दों पे भी इफेक्ट करते हैं और मैदे पे भी। लिहाजा लॉन्ग टर्म के लिए पेन किलर जो है जी, बिल्कुल NSAID जो दवाइयाँ हैं वो कभी नहीं लेनी चाहिए, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है जी। बाकी फिजियोथेरेपी से उसको करेक्ट करना जी, बिल्कुल। इसको और फिजियोथेरेपी में एक सबसे जो अच्छी बात है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट्स मींस के देखिए, टैबलेट हम लेंगे, जैसे आपने माशाल्लाह बताया, बड़ी एग्जैक्ट इसकी करेक्शन की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक, फिर लीवर, फिर किडनी, और फिर उसने कहाँ से गुजर के देन एट द एंड उसने पेन की प्लेस पे जाना है।
तो फिजियोथेरेपी में हम डायरेक्ट जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है उसी को पकड़ते हैं, जिससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि बाकी चीज़ों के कोई साइड इफेक्ट नहीं बल्कि आते। डॉक्टर साहब एक हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, गुर्दों के माहिर हैं, वो बता रहे थे कि अगर आप एक गोली कोई पेन किलर खाते हैं ना, जी जी तो गुर्दे का यूनिट जिससे गुर्दा बना होता है जी, वो नेफ्रॉन, हजारों नेफ्रॉन जी, से बना होता है, और एक नेफ्रॉन आपने उस गोली से खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो और जितनी ज्यादा आप खाते जाएंगे आप उतने ही नेफ्रॉन आपने जी खराब- बिल्कुल ख़त्म होते जाएंगे। तो ये चीज़ें अगर हम इसमें समझ लें कि फिजियोथेरेपी का रोल, अच्छा पूरी दुनिया अब मतलब आप कहीं पे भी चले जाएं तो वो मेडिसिन से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं और फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, फिज़िकल थेरेपी का मतलब ही ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आप उसको किसी भी फॉर्म में कर लें। बचने के लिए आप वॉक करें, ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटी करें, आउटडोर गेम्स पे फोकस करें, इंडोर गेम्स कम करें, तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स है। हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाती है, वैसे लाइफ भी हो जाती है। डॉक्टर साहब ये जितनी बीमारियां आई हैं ना, जी ये हमारा नेचर से दूर होना, जी खाना नेचुरल जो पहले हमारे आबाओ अजदाद खाते रहे जी। थे वो हमने छोड़ के तो फास्ट फूड शुरू कर दिया। ये सारे हमारे मसल्स को, नर्व्स को और पूरी बॉडी को वो ख़राब कर रहे हैं। जी उसके बाद हमने जो चलना फिरना छोड़ जी। दिया, अब हम घर से ये है कि लिफ्ट से ऊपर आते हैं, जी गाड़ी पे बैठ के घर जाते हैं और रिमोट कंट्रोल से टीवी चलाते जी हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हर चीज हमने बैठे बैठे ही सारा कुछ, तो ये और बच्चे थे, पहले एक जमाना था कि बच्चे घर में आते ही नहीं नहीं थे, आते। माँ बाप को बड़ी मुश्किल पकड़ से के लाना बुलाना, पड़ता, अब पकड़- जाते ही नहीं है जाते घर नहीं से। है। तो ये बड़ी चेंजेस और आए इसका एक और नुकसान भी मेरे ख्याल में तो एक और नुकसान ये हुआ कि हमने बच्चों को जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको आइसोलेट कर दिया। बिल्कुल हर बच्चा अपने मोबाइल पे या अपने टैब पे या अपने लैपटॉप पे लगा हुआ और उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल। और जिसकी वजह से वो हमारे थोड़े जो अखलाकियात है वो भी चेंज होते जा रहे हैं। तो इस पे भी फोकस होना चाहिए। अगर हमें आउटडोर में गेम्स में जाना चाहिए, बच्चों को भेजना चाहिए, तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी डॉक्टर ज़्यादा साहब से ये ज़्यादा। बता दें कि एक बंदा का ऑफिस वर्क है और उसे बहुत ज्यादा लैपटॉप पे काम करना पड़ता जी। है, तो वो क्या प्रिकॉशन करे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कंसिस्टेंट ना बैठे, ठीक। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा काम करे और उसके बाद वहीं से स्टैंड अप हो जाए, ठीक हल्का सा 1 मिनट का ब्रेक ले ले, चाहे नेक को रिलैक्स करे, हल्की सी नेक की एक्सरसाइज करे, ठीक और फिर उसके बाद अपने काम पे वापस आ जाए। सेकेंडली, वो जो उसने लैपटॉप या मोबाइल रखा हुआ उसको अपनी चिन के एंगल पे रखे। इस चिन के एंगल पे ऐसे रखना चाहिए कि वो ऐसे देखे तो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ना कि वो नीचे ऐसे झुक के अपने फिंगर्स से काम कर रहा हो और ध्यान उसका, और नेक फ्लेक्शन, मतलब नेक फ्लेक्शन या नेक हाइपर एक्सटेंशन, ये दोनों चीज़ें नहीं टेबल आनी के चाहिए। ऊपर कोई ऐसी चीज रख जी, दे जी। कि उसका लैपटॉप ऊपर अपनी आ चेयर जाए। नीचे करे, टेबल को ऊंचा करे, ठीक और उसको अपने एंगल के साथ बना ले, और उसमें फिर उसको ये हो जाएगा कि जो उसने 6 घंटे काम करना है वो 12 घंटे भी काम कर लेगा, तो लेकिन वो कंफर्टेबल रहेगा। तो नेक की एक्सरसाइजेस क्या हैं जो उसे करनी नेक चाहिए? में हमारी 4-5 किस्म की जो अच्छी एक्सरसाइज होती है वो आइसोमेट्रिक होती है, जिसमें हम मूवमेंट जो है वो नहीं करवाते लेकिन मूवमेंट हो रही होती है मसल्स की। जिसमें अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर के पीछे हाथ रख लें, किसी से रखवा लें या खुद रख लें, और अपने सर को पीछे की तरफ लेके जाएं, लेकिन इस हाथ के साथ उसको अपने Opposite direction में अपोजिट जोर डायरेक्शन में लगाएं। जोर हाँ। लगाना है, और वही न्यूटन वाला कानून एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल, ठीक और है? गर्दन को हिलना नहीं चाहिए। गर्दन को हिलने नहीं देना, ये सर पीछे जा रहा है और हैंड से हमने उसको बिल्कुल रोक के रखा हुआ है, और वो जो आपके पीछे ट्रेपीजियस मसल्स हैं जिसकी वजह से हमारी ये आंख पे यहाँ से पेन निकलती पीछे जाती है, जिसमें माइग्रेन में हम बाज़-औक़ात कहते हैं कि माइग्रेन पेन है जो आधे सर की दर्द है, उसमें भी ये ट्रेपीजियस इन्वॉल्व होता है। ठीक ठीक है, ये भी एक कॉज है जिसमें माइग्रेन, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करना भूल गए। ठीक है, इसको पीछे रखें, 10 सेकंड तक इसको स्टैटिक में रखें, जोर लगाएं आगे से पीछे की तरफ, हैंड से उसको रोक के रखना है, ठीक और इसी तरीके से फिर आगे की तरफ करना है, ठीक। दोनों साइडों पे करना है। 10-10 सेकंड उसको आपने फोर्स देना है, और 10-10 सेकंड के लिए उसको आपने बाद में उसको डिले कर देना, छोड़ देना है। ठीक ठीक है, इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक, मतलब आपकी मूवमेंट नहीं हो रही बट आपकी एक्सरसाइज हो रही है। ठीक ठीक है, फिर उसके बाद आप पैसिव एक्सरसाइज अगर कोई नहीं कर सकता तो थोड़ी सी उसको करवा सकते हैं। एक्टिव एक्सरसाइज सिंपल कर सकते हैं, शोल्डर रेजिंग कर सकते हैं, ठीक है, शोल्डर की रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आप थोड़ा सा और उससे बेहतर हो तो फिर रेजिस्टेड एक्सरसाइज करें, मतलब किसी को कहें कि इस पे रेजिस्टेंस दे, जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस दे के मसल्स को डेवलप कर उसकी लें। मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जी, दूसरा उसमें रेजिस्ट करें। अगर आप इसको एलिवेट कर रहे हैं तो उसको नीचे की तरफ रेजिस्ट करें, और इसका जोर ज़्यादा, थोड़ा सा जोर ज़्यादा लगना चाहिए।
ठीक है। इस तरीके से आप रोटेट कर रहे हैं, इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं या एक्सटर्नल यानी बाहर को कर रहे हैं, तो अगर इंटरनल कर रहे हैं तो अंदर से रोक के रखें, बाहर को एक्सटर्नल कर रहे हैं तो बाहर से रोक के रखें। तो जितनी आप उसको फोर्सफुली करते जाएंगे उसमें डेवलपमेंट अच्छी होती जाएगी। बट मैं हमेशा जिम वाले लोगों से भी ये कहता हूँ जो जिम ज़्यादा करते हैं, वेट उठाते हैं, कि वो लोग ना बॉडी बनाने पे बहुत ज़्यादा ना फोकस करते हैं, मसल्स को कहते हैं कि डेवलप करते जाए, बजाय आप बॉडी की जो बल्क है वो बढ़ाएं, जो कि जब आप छोड़ेंगे तो वो फौरी तौर पे वो नीचे की तरफ आ जाएगी और पहले से भी वो उसकी बजाय एंड्योरेंस बढ़ाएं, स्टेमिना बढ़ाएं। तो उसमें आप बेस्ट वे ये होता है कि आप अपनी जो रेपिटेशन है ना उसको बढ़ा लें, ना कि उसमें वेट बढ़ाएं, चाहे वो शोल्डर हो, चाहे वो नेक हो, चाहे वो हैंड हो, चाहे लोअर लिम्ब हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट है, तो उसको कितनी देर के लिए फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी कि वो काफ़ी बेहतर हो जाए? जी, वो अगर तो मस्कुलर फिर तो विदिन 3 डेज ठीक हो जाता है। अच्छा। अगर वो वर्टिब्रल है और डिस्कोजेनिक है तो देन 1 to 2 वीक्स। अगर वो क्रॉनिक चल रहा है, कोई 2, 4, 6 सालों से वो कोई फीमेल आती मेल आते हैं, कुछ ओल्ड एज में होते हैं, तो उसमें वो फिर तकरीबन 2 से 4 हफ्ते तक चलती है। अच्छा, ये बताएं कि कोई वेट का भी रोल है? एक बंदा बहुत ज़्यादा ओबीज है और एक बंदा बिल्कुल स्लिम स्मार्ट है, तो उससे कोई बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ओबेसिटी तो एक दुश्मन है हमारी। अगर किसी ने, वो कहते हैं ना कि किसी को कोई बीमारी नहीं तो वो अपने आप को बीज कर ले, सारी बीमारियां उसको मिल जाएंगी। बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसमें बीमारियों की माँ है, उसने भी जन्म देते रहना बीमारियों को बच्चों की तरह। ठीक है ना। तो उसमें तो हमें ट्रीटमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, प्लस उसको समझाना पड़ता है कि भी आपको कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स कम से कम करे ताकि आपका वेट भी लॉस हो, और साथ साथ अपनी थेरेपी करवा के तो इसको भी क्लियर करे जो भी आपकी प्रॉब्लम है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में स्पेशली जब वो ओबीज होगा तो नेक के जो मसल्स हैं और सुस्त हो जाते हैं वर्किंग में, और उसके बाद फिर उनको वही बात आ जाती है कि अच्छा, बाज़ लोगों में यहाँ की सप्लाई जब कम होती है तो फ्रोजन शोल्डर के भी चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंधा जाम होता है। और उसमें डायबिटिक शोल्डर या कंधा जाम होना एक अलग चीज़ भी है, बट जब ओबीज होगा या आपकी कंसिस्टेंट एक ही जगह पे रहेगा पोस्चर, तो उसमें आपके शोल्डर को, बाजू को सप्लाई कम से कम होती जाएगी, और जब ये वर्किंग छोड़ देगा तो ये फ्रीज हो जाएगा। इस फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। आमतौर पे ये जितनी भी मसल्स की, जोड़ों की, हड्डियों की बीमारियां ये बच्चों में कम होती थी, ओल्ड एज में ज़्यादा होती थी, तो अब क्या आप देख रहे हैं कि क्या बच्चों भी ऐसे केसेस? बच्चों में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, क्योंकि हाँ, पहले आपने यही डिस्कस किया ना कि हमने उनको कमरों में बिठा दिया, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही है, धूप में उन्होंने जाना नहीं है। हम पिछले कोई 15-20 साल ये अपना दौर देखें तो हम छतों पे भी जाते थे, सड़कों पे भी खेलते थे, धूप में भी जाते थे, और हड्डियाँ मजबूत होती, और न्यूट्रिशन का भी बड़ा एक अमल दखल था, हमें खालिस खुराक मिलती। मेन मसला फिजिकल एक्टिविटी है। और बच्चे अगर बचपन में ही वो अपने पोस्चर को ख़राब करके बैठे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं, टैब लेके बैठे हैं, या टीवी पे बैठे हैं 4-4, 6-6 घंटे कार्टून देख रहे हैं, तो देन उनकी नेक के साथ साथ कमर का भी इशू आएगा, हड्डियाँ भी वीक होंगी, मसल्स भी वीक होंगे, और वो आने वाले वक्त में तंग होंगे काफ़ी ज़्यादा। जी नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर साहब से कि गर्दन के जो मोरों के प्रॉब्लम है वो हमारे काफ़ी हद तक हमारे खुद पैदा करता है, हमारे पोस्चर की, गलत पोस्चर की वजह से, गलत बैठने की वजह से, गलत सोने की वजह से। और हम अक्सर देखा होता है कि तकिया इधर रखा हुआ है और गर्दन टकाई हुई है यहाँ पे और सोफ़े पे, तो इस तरह टीवी देख रहे हैं और घंटों देखे चले जा रहे हैं। तो देखिए हमारे मसल्स हैं उसको मिसयूज़ करेंगे, हड्डियों को, जोड़ों को, मोरों को मिसयूज़ करेंगे तो वो फिर आपको तकलीफ़ देंगे। तो अगर ये चंद एक हदायत हैं कि आप अपनी डाइट को सही कर लें, आप अपनी पोस्चर को ठीक कर लें, आप रोज़ की वॉक और एक्सरसाइज करें, तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, और दवाइयों से भी और डॉक्टरों से भी आप बच सकते हैं अगर आप ये खुद एहतियात कर लें। इन बातों पे उम्मीद है कि आप अमल करेंगे, और इंशाल्लाह हम मज़ीद भी इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।